हेलो दोस्तों, चलिए एसएम के अंदर अपना चैप्टर 2 में लास्ट तक हमने जो पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लास्ट तक हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो आपका 11-12 का टॉपिक है, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। मैंने बेसिकली कहा था कि ये आपको सिंपली खुद से रीड करना होता है। यहाँ पे ऊपर ऊपर से बताऊँ तो माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आप याद रख सकते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो माइक्रो एनवायरनमेंट में आती है, जबकि मैक्रो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं ऐसे फैक्टर लेकिन आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट वगैरह आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह चेंज हुई तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट है। ठीक है। और मैक्रो एनवायरनमेंट का चेंजेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। माइक्रो में तो क्या होता है, अपने सप्लाईज वगैरह आते हैं, प्रोडक्ट वगैरह आती है, राइट। तो ये चीज़ में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप एक बार इसे रीड करेंगे कि दो तरीके के आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो आप कह सकते हैं कि इनका स्मॉल एरिया होता है, मैक्रो मतलब कि बड़ा एरिया, राइट। तो माइक्रो मतलब कि स्मॉल एरिया, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड भी लिखा था कौन कौन आएगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो सप्लायर्स, कंज्यूमर, मार्केटिंग, इंटरमीडिएटरी, ठीक है, और कॉम्पिटिटर वगैरह चीज़ें हैं। अब जबकि यहाँ पे बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो एक बड़ा एनवायरनमेंट है, राइट। यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्ट करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स भी आपको दे रखे हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैक्रो कही जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए चीज़ें गिवन है, इश्यूज गिवन है, राइट। इसे सिंपली एक बार रीड करेंगे। ये 11-12 का टॉपिक्स है, पता नहीं क्यों इस बार इसमें ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए। न्यू एडेड टॉपिक है तो इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। हालांकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना चाहिए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं कि एक होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, सोशियो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो डेमोग्राफी में क्या होता है, ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, उसके बाद आप सिंपली इसे रीड कर सकते हैं, राइट। तो आइए, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन पे फोकस करता है। पॉपुलेशन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इसकी मापी जा सकती है। जबकि पॉपुलेशन मतलब कि कोई कंपनी जो है ऐसी कंपनी है जहाँ पे यूथ मतलब कि यंग जो पर्सन है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अपना बिजनेस जो है, एग्जांपल यहाँ पे लेके चलाता हूँ कि एक कोई कंपनी है, ठीक है। उनकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जहाँ पे यूथ लोगों को मतलब कि यंग लोगों को जो है यूज़फुल होती है। ठीक है। यंग लोगों को वो यूज़फुल होती है। बेसिकली अगर हम कोई छोटा मोटा एग्जांपल भी ले लें तो जिम इक्विपमेंट वगैरह आप ले सकते हैं। हालांकि वो यंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यंग लोगों के लिए ही हो, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो यंग लोग जो है ज़्यादा इक्विपमेंट के यूज़ करते हैं, राइट। जिम इक्विपमेंट के यूज़ यंग लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होती है। तो कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे अपना जहाँ पे भी बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करना है, वहाँ पे देखती है कि यंग लोग कितने हैं और फिर उससे छोटे लोग कितने हैं, उससे बड़े लोग कितने हैं, ठीक है। इसको डिसाइड करने के बाद वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करती है। ठीक है। इसके बाद अगर एक और एग्जांपल ले तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपना ब्लैक कोट भी ले सकते हैं, ठीक है, ब्लैक सूट। ठीक है। अब ब्लैक वगैरह सूट वगैरह कौन पहनते हैं सर? ब्लैक सूट वगैरह ऑफिस पर्सन पहनते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एडवोकेट वगैरह पढ़ते हैं। मतलब कि कोई प्रोफेशनल पर्सन्स यहाँ पे पहनते हैं नॉर्मली, राइट। अब ये ब्लैक सूट की वगैरह की जो कंपनी है वो क्या डिसाइड करेगी सर? पॉपुलेशन देखेगी, और पॉपुलेशन में ये देखेंगी कि हम जिस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे प्रोफेशनल लोग कितने हैं। जहाँ पे प्रोफेशनल लोग ज़्यादा होंगे वहीं पे ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, सीधी सी बात है। अगर कोई गांव में जाके आप यहाँ पे अपना ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या बिजनेस चलेगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्मल पर्सन रहते हैं, ठीक है। वो ब्लैक कोट का क्या करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। जहाँ पे हम देखते हैं कि एज कितनी, एज के हिसाब से हो सकता है, जेंडर के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। क्लॉथ की बात करें तो क्लॉथ में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं क्लॉथ। तो वहाँ पे जेंडर देखते हैं कि भाई इतने एरिया में जेंडर्स जो हमारे क्लॉथ है उससे रिलेटेड पर्सन कितने हैं, ठीक है। इसके बाद इनकम देखी जा सकती है कि इनकम ज़्यादा है, मतलब कि हमारी अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी है तो उस तरीके से हमें उस एरिया में बेचना चाहिए। अब जहाँ पे कोई इनकम है ही नहीं, कोई कमाने वाला ज़्यादा है ही नहीं, वहाँ पे अगर इन वहाँ पे बेचेंगे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई प्रोडक्ट है,
बहुत ज़्यादा महँगी है। हम गाँव में जाके बेचने लगेंगे तो क्या बिकेगी? आंसर इज़ नो, ठीक है? गाँव में थोड़ी-सी कम बिकती है। अब जही वही अगर हम शहर में कोई वेल डेवलपमेंट अगर आप वहाँ पे एरिया में आए, तो बिकने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, राइट? तो इस तरीके से अगर बाँट दिया जाए, डेमोग्राफिक कहते हैं इसे। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के हिसाब से मैक्रो एनवायरनमेंट का एलिमेंट होता है। मतलब कि बाह्य चीज़ें हैं जो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन को हमारे अफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है? तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में हमें सोचना पड़ता है। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट ये है कि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन से बाहर की चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, जो हमें अफ़ेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन को अफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लैक कोट की मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर ब्लैक कोट आपने अगर मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज़ नहीं किया और गाँव में जाके बेचने लगे, तो क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन को बड़ा लॉस नहीं होगा? आंसर इज़ येस हो जाएगा, ठीक है? तो मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एक एलिमेंट है मैक्रो एनवायरनमेंट का जो हमें एनालाइज करना पड़ता है। इसके बाद सोशियो, ठीक है, सोशियो कल्चर। तो सीधी सी बात है, एग्जांपल तो काफ़ी सारे और जो कि आपके सोशल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो ऐसी चीज़ें आप जो है बेच रहे हैं, राइट? वैसी चीज़ों का बिजनेस है, प्रोफेशन है। तो सिंपली बात है कि वहाँ पे बेचिए जहाँ पे इससे रिलेटेड पर्सन ज़्यादा है, पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें हैं, सोशल है, ठीक है? तो यह चीज़ वही सोशियो कल्चर, मतलब कि सोशल से रिलेटेड चीज़ें। एक एक बार इसे पढ़ेंगे आपको सिंपली यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ सकती है। इसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम ये देखते हैं कि अपने जो कस्टमर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बिज़नेस अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही मैक्रो एनवायरनमेंट का हम एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने अगर बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और हमारे जो कस्टमर्स हो सकते हैं, उन कस्टमर्स की इनकम वगैरह कितनी है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप देखिए, इनकम वगैरह कितनी है, प्राइस हम कितनी रखेंगे, सेविंग वगैरह इनके पास कितनी रहेगी, मतलब कि इकोनॉमिकल हम चीज़ें देखेंगे। कि उनके पास अगर सेविंग ज़्यादा रहेगी तो वापस से हमारी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है? और एग्जैक्टली अगर आप कहें इकोनॉमिक, नाम जैसा है वैसे ही काम है कि बिजनेस ट्रेंड को हम यहाँ पे इकोनॉमिकली स्केल करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे उसे डिसाइड करते हैं। तो ये सारे इसके एग्जांपल है कि लोगों की इनकम कितनी चल रही है, मार्केट में डेप्थ का रेट कितना चल रहा है। अगर हम बिज़नेस चला रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे हो सकता है कि हमें डेप्थ लेने की ज़रूरत पड़े। तो इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, कम चल रहा है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा चल रहा है तो वो हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चल रहा है मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है? तो इकोनॉमिकली हमें यहाँ पे देखना होता है। इकोनॉमिकली का मतलब ये ही होता है कि इनकम है, इंटरेस्ट रेट है वगैरह चीज़ें, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है? सिंपली एक बार इसे रीड करेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट आपको सिंपली पॉलिटिक्स, राइट? यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो बेसिकली एक ही यहाँ पे एग्जांपल सबसे बढ़िया रहता है, वो है लॉ। लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल हम इंडिया के अंदर है तो इंडिया के लॉ अलग हो सकते हैं, ठीक है? फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में कहीं पे भी और कंट्री में जाए तो उनके लॉ अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप अगर आप अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के लॉ और रेगुलेशन को आपको जानना पड़ेगा और लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इंडिया के अंदर तो ये लॉ चल रहा है, हमारे देश में तो ये चल रहा था तो हमें पता नहीं था। ऐसा नहीं चलता, ठीक है? अगर इंडिया के अंदर बिज़नेस चलाना है तो इंडिया के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। ये है आपका पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है? मतलब कि जिस भी आप जो है देश में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब कि अपने लॉ और रेगुलेशन नहीं चल सकते, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें। और टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो वैसे भी आपको पता ही है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आपकी वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, इंक्रीज़ होती है या फिर इम्प्लीमेंट होती है तो उस तरीके से चलना पड़ता है हमें, ठीक है? तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है। और मैं कहूँ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आजकल, ठीक है? जिनके पास सबसे ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा लीड कर जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ तो वही है कि अगर टेक्नोलॉजी देखिए आप हर दिन चेंज होती है, मतलब कि हर दिन आपका जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप फ़ोन का एग्ज़ाम्पल ही देख सकते हैं, ठीक है? फ़ोन का एग्ज़ाम्पल भी आप देख सकते हैं कि फ़ोन पहले कैसा हुआ करता था, आज कैसा है,
राइट। पहले कुछ बटन वगैरह हुआ करते थे, आज फुल टच स्क्रीन, ठीक है, फुल आपको यहाँ पे सिस्टम मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है, कंपनी को, बिजनेस को अपना टेक्नोलॉजिकल जो सेटअप होता है उसे भी चेंज करना पड़ता है, वरना फिर वो पीछे रह जाएंगे, जैसे कि नोकिया। राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, मैक्रो एलिमेंट है। ठीक है। तो ये बेसिकली आप 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, यही सेम पॉइंट है, यही सेम पॉइंट है आपके पास में 11th 12th में। ठीक है। तो यहाँ पे कोई नया चीज़ भी यहाँ पे ऐड या फिर लेस नहीं किया गया, यही सेम पॉइंट आपको वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे इस बार डाल दिया गया है, इकोनॉमिक्स का ये पॉइंट है जो कि यहाँ पे एडेड है, तो आप पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेस्टल एनवायरनमेंट एनालिसिस। ठीक है। पेस्टल का मतलब होता है, पी से मेरा मतलब है पॉलिटिकल, ई से मेरा मतलब इकोनॉमिकल, एस से मेरा मतलब है सोशल, टी से मेरा मतलब है टेक्नोलॉजिकल, एल से मेरा मतलब लीगल, और ई से मेरा मतलब है एनवायरमेंटल। सर ये तो वही पॉइंट है, अभी अभी हमने मैक्रो एनवायरमेंट के जो एलिमेंट पढ़े, ये वही पॉइंट, आंसर इज यस। ये वही पॉइंट है, और पॉइंट में भी वही चीज़ें हैं। ठीक है। अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूँ, वही लीगल चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ पे लीगल की बात करें तो लीगल, यहाँ पे पॉलिटिकल को अलग से लिखा गया। पॉलिटिकल में आपको सिंपली गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस की बात करनी चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट जो है कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती है, उससे हमारे बिजनेस को अफेक्ट होता है। तो बेसिकली वही पॉइंट है जिसे यहाँ पे पेस्टल टूल में ऐड कर दिया गया है। ठीक है। तो पेस्टल टूल यहाँ पे सिंपली क्या कहता है सर, पेस्टल टूल एक तरीके का एनालिसिस है। ठीक है। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एनालिसिस का, जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सीधी सी बात है, अभी अभी हमने एलिमेंट्स पढ़े, तो ये वही एलिमेंट्स है। तो सीधी सी बात है, हमें पता चल गया कि सर मैक्रो एनवायरनमेंट के ही रिलेट है ये चीज़। ठीक है। तो पेस्टल एनवायरनमेंट क्या कहता है सर, पेस्टल एनवायरनमेंट और कुछ नहीं, सिंपली आपको ये कहता है कि आप एनालाइज करिए किसको सर, ये पॉइंट्स को, अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं तो। ठीक है। अगर आप बिजनेस अच्छे से चलाना चाहते हैं तो ये आपके पॉइंट्स है जो मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, मतलब कि पेस्टल एनालिसिस करिए, इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस एनालिसिस करना चाहते हैं, पेस्टल एनालिसिस के टूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये टूल्स आपके पास में है पेस्टल। हालांकि पहले की अगर बात करें तो पहले ये सिर्फ और सिर्फ पेस्ट हुआ करता था, PEST। पेस्ट में सिर्फ और सिर्फ पी का मतलब वही पॉलिटिकल, ठीक है, ई का मतलब इकोनॉमिकल। ठीक है। इकोनॉमिकल आपके पास में याद रहे सर, ई दो बार है, एक इकोनॉमिकल है, एक एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल बाद से ऐड हुआ, पहले नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ और सिर्फ ई से इकोनॉमिकल हुआ करता था, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। लेकिन वक्त चलता गया और हम यहाँ पे मार्केट में देखते गए कि ये चीज़ें हो रही है, तो दो हमने चीज़ और ऐड कर दी, एल और ई। एल से लीगल और ई से इकोनॉमिकल। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप अपने आंसर में लिख के आएंगे कि पहले पास्ट में क्या हुआ करता था, कि सिर्फ और सिर्फ पेस्ट हुआ करता था। और ई में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ई में इकोनॉमिकल है, पहले इकोनॉमिक आपका हुआ करता था। ठीक है, एनालिसिस। इसके बाद से एल और ई ऐड करा गया, मतलब कि इसे पेस्टल बना दिया गया। और एल और ई मतलब कि लीगल और एनवायरमेंटल। ठीक है। ये चीज़ है, सिंपली आप इसे रीड करते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या फिर नहीं, वो देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद करंट और फ्यूचर टैक्स पॉलिसी क्या है, वो चीज़ देखी जाती है। ये सिंपली चीज़ें जो मैं आपको इंट्रो में वगैरह में चलते चलते बताता हूँ, ये वही चीज़ है। ठीक है। एक बार आपको सिंपली इसमें रीड करना होता है। रेगुलर लेक्चर होता तो मैं आपको यहाँ पे रीड करवा देता, लेकिन ये हमारा फास्ट ट्रैक है, तो यहाँ पे सिंपली हम कुछ चीज़ों को, फास्ट ट्रैक प्लस रिवीजन ये है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं कि जो जो पॉइंट आपके 10th से रिलेटेड है, या फिर आप इसे रीड कर सकते हैं, या आप ये सिंपली पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको दिक्कत दे रहा है, या फिर पूरे का पूरा पेस्टल एनालिसिस दिक्कत दे रहा है, नहीं समझ आ रहा है, राइट, 10th 11th में नहीं पढ़े, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ ये लगता है कि आपको आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको लगता है कि सर हमें ये पॉइंट नहीं क्लियर है, आप फिर से एक बार बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद इंटरनेशनल, ठीक है, आपके पास में एनवायरमेंट बिजनेस से, ठीक है, कहता है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। हालांकि ये जो, अगर हम ओल्ड मॉड्यूल की बात करें 2023, ठीक है, तो वहाँ पे इसका नाम ग्लोबलाइजेशन हुआ करता था, जिसका नाम सिर्फ चेंज करा गया है इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है। बस पॉइंट तो वही रहे हैं, पॉइंट वही रहे, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब कुछ वही रहा है, नाम को चेंज कर दिया है सिंपली। ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे वो ग्लोबलाइजेशन करके, अगर किसी के पास ओल्ड मॉड्यूल है, ठीक है, तो वो अपने मॉड्यूल में देखिएगा ग्लोबलाइजेशन करके आपको पॉइंट था, राइट,
उसे ही यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया गया है। बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो देखने को मिलती है, वो ओल्ड मॉड्यूल में भी देखने को मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। डेवलपिंग इंटरनेशनलाइजेशन वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। अब देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन हैज़ इमर्ज एज डोमिनेंट कॉमर्शियल ट्रेंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ डिसेंट। बेसिकली जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस क्या कहता है कि बिजनेस यहाँ पे ये कहता है कि आप अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ सीमित नहीं रखिए, आप अपने बिजनेस को अपने जो दूसरे देशों में भी, दूसरी कंट्री में भी अपना बिजनेस को चलाइए। मतलब कि अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रेट बनाइए, मतलब कि बिजनेस को बड़ा बनाइए, इंटरनेशनलाइजेशन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही वर्ड यूज़ करा गया है। तो बेसिकली कहता है कि बिज़नेस को आप अपने न्यू मार्केट में लेके जाइए। न्यू मार्केट मतलब कि न्यू न्यू आपकी कंट्रीज़ वगैरह है, वहाँ पे न्यू मार्केट हो गए, न्यू कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे लेके जाइए, अपने बिज़नेस को बड़ा बनाइए, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को बड़ा बनाते जाएँगे तो ऑब्वियसली आपके पास में कॉम्प्लिकेशन आपको बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है कि आप अपना बिज़नेस को बड़ा बना रहे हैं, बड़ा बनाने का मतलब है न्यू कॉम्पिटिटर को आमंत्रित करना, ठीक है। और न्यू कॉम्पिटिटर आएँगे तो सीधी सी बात है, आप अपना बिज़नेस को मोर कॉम्प्लिकेटेड भी कर रहे हैं। लेकिन बिज़नेस जितना ज़्यादा बड़ा बनेगा, आपका प्रॉफ़िटेबिलिटी वगैरह चीज़ें हो सकता है बड़ी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि आपका जैसे-जैसे इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, हो सकता है कि वो मोर कॉम्प्लिकेटेड बनता जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ होती है कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो सीधी सी बात है, ये मेन चीज़ कॉम्पिटिटर होती है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है। हमने अभी अभी पढ़ा मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, पॉलिटिकल, राइट। पॉलिटिकल, लीगल वगैरह सारी चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती है। तो कहता है कि अगर इंटरनेशनलाइजेशन अगर आपका हो रहा है बिजनेस का, राइट, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अपना अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है वगैरह आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ हमें जो है अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। अगर अपने बिजनेस के जो अफेक्टेड अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है, अगर उसे हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस डूब जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस को यहाँ पे आगे चलाना है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस की या फिर ग्लोबल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक की, तो 3 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला कहता है इट इज़ अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ द मल्टीपल यूनिट, कहता है लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल, ठीक है, ग्लोब, बट ऑल लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। ये कहता है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये पॉइंट जो है वो सेपरेटली चैप्टर में एडेड है, ठीक है। चैप्टर में हमें पढ़ना होता है, ये पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। ये टॉपिक है जिसे हमें सेपरेटली पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हेडेड है तो क्या करें, सिंपली शॉर्ट में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं, फिर वहाँ पे तो एग्जाम्पल है। तो शॉर्ट में इतना याद रखिए कि कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी सी बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, बड़ी सी बिजनेस एंटिटी है, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में। ऐसे प्रोडक्ट जिनको यहाँ पे एक दूसरे से कोई लिंकेज नहीं होता, मतलब कि एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी कंपनी है शूज़, अपने एक बिजनेस, इनका एक बिजनेस है शूज़ का, एक बिजनेस है अपने मान सकते हैं कि एक पेन का, ठीक है, पेन वगैरह के बिजनेस है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। कस्टमर शूज़ लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि पेन लेना उसके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी। दोनों चीज़ अलग अलग है, राइट। तो दोनों चीज़ आपकी अलग अलग है, मल्टीपल यूनिट्स है, लेकिन कैसे है, कॉन्ग्लोमेरेट, मतलब कि एक दूसरे से लिंकेज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में कहता है कि कहाँ गया वो पॉइंट, हाँ ये रहा। इट इज़ अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ द मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट है, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब यही होता है कि मल्टीपल यूनिट से, वो यूनिट्स एक दूसरे से लिंक नहीं है, लेकिन उसकी ओनरशिप एक ही होगी, कॉमन ओनरशिप, मतलब कि ओनर तो एक ही है ना, क्योंकि मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि एंटिटी तो एक ही है, इसके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्या है सर, यूनिट है। और इसी कॉन्ग्लोमेरेट चीज़ को आपको एक सेपरेट पॉइंट में पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे आपको सेम एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ अभी याद रखिए, चलिए, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ on common pool of the resource such as money, क्रेडिट है, इंफॉर्मेशन है,
पैटेंट्स है आपके पास में, और ट्रेडमार्क आप कह सकते हैं, ट्रेड नेम्स, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम है। कहता है कि अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बेसिकली अब नाम नाम क्या हो चुका है, अब इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस का जो इंटरनेशनल आपके पास में हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, तो सीधी सी बात है, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। वो है आपके पास में मल्टीपल यूनिट्स अपने को देखने को मिलेंगे, और मल्टीपल यूनिट के हिसाब से, उसके हिसाब से रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास में मनी होगा, क्रेडिट वगैरह फैसिलिटी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्रेडिट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आप समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इस पॉइंट को अगर आप पढ़ें तो आपको ग्लोबलाइजेशन है ऐसा एहसास हो जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अपने मल्टीपल यूनिट से वो मल्टीपल जगह पे हम बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनलाइजेशन हो सकता है। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी मैंने कहा सर मल्टीपल यूनिट्स है, और मल्टीपल यूनिट्स के हिसाब से मल्टीपल हमारे पास में रिसोर्सेज वगैरह है, मनी वगैरह हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, हमारा खुद का एक पैटेंट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या बताती है सर, इंटरनेशनलाइजेशन, राइट। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि यूनिट जो है रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटेजी, ठीक है, और बिसाइड इट्स मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स, आपके पास में स्टेक होल्डर कह सकते हैं, आर ऑल्सो बेस्ड इन डिफरेंट नेशन, मतलब कि हमारे शेयर होल्डर्स है, मैनेजर्स है, डिफरेंट नेशन है, ठीक है। ओबियसली इंटरनेशनलाइजेशन है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के हिसाब से बटे हुए होंगे। अगर हम यहाँ पे अपना बिजनेस यूके में स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूके में स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय चाहिए, और वहाँ के हम एम्प्लॉयज़ को क्या देंगे सर, सैलरी वगैरह देंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ बनाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ कही है कि नेशनलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन का ये पॉइंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, कि अगर हम कहें कि भाई यूके के भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इंडिया में है, यूके में है, यूएसए में है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ कह रहे हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन का संकेत दिलाता है ये तीन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये संकेत है, कैरेक्टरिस्टिक है, राइट, कि हो सकता है कि इंटरनेशनलाइजेशन आपको देखने को मिल जाए, ये तीन पॉइंट अगर फॉलो हो रहे हैं तो, राइट। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है, एज इट इज़ डायरेक्ट छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद डेवलपिंग इंटरनेशनलाइज कि इंटरनेशनलाइजेशन को डेवलप कैसे करेंगे, तो कहता है कि इंटरनेशनल आपके पास में डेवलपमेंट इज़ एक्सपेंसिव। अब ऑब्वियसली ये तो कोई बताने वाली बात तो थी नहीं। अब मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आपको बिज़नेस को बड़ा बनाना है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही, पैसा चाहिए, ऐसे ही बड़ा नहीं बनता, राइट। तो अगर ऐसे ही फ्री में बिज़नेस अगर बड़ा हो जाता है तो फिर हमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए, तो कहता है कि नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें बात कर रहा है कि एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग, ऑब्वियसली जितना बड़ा बिजनेस बनेगा आपके कॉम्पिटिटर उतने ज़्यादा बड़े बनते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप नॉर्मल एक मान लीजिए एक छोटे से एरिया में अपनी दुकान खोल के बैठे, तो आपके कॉम्पिटिटर कौन होंगे सर, आपके आजू बाजू में जो अगर कोई दुकान आपके सेम प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो आपके पास में क्या होंगे सर, कॉम्पिटिटर। लेकिन मान लीजिए आपका ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप जो है काफ़ी सारे स्टेट में अपना प्रोडक्शन वगैरह बेचते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं उस लेवल पे जो अपने प्रोडक्शन प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर होंगे, वो आपके कॉम्पिटिटर बन जाएँगे। तो कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जाएगी, राइट? तो ये चीज़ है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को कैसे डेवलप किया जाए, तो वही कहता है कि सर डेवलपिंग कैसे होना चाहिए, प्लानिंग को कैसे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अपने को फॉलो करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कहता है कि द स्टेप इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर एज फॉलो। सबसे पहले एक काम काम करिए कि इवैल्यूएट करिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेड्स। ये ध्यान रहे सर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ पे वर्ड लिखा जाए स्टेप्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है, वर्ड लिखा जाए स्टेप्स या फिर प्रोसेस, तो आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। मतलब कि पहला पॉइंट है वो पहला ही होना चाहिए, दूसरा पॉइंट दूसरा ही होना चाहिए। ये स्टेप्स है, प्रोसेसेस है, राइट। ये एज इट इज़ याद रखना पड़ता है। जबकि मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है, उसमें आगे पीछे पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टेप और प्रोसेसेस में एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कि इवेल्युएट द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये फर्स्ट पॉइंट है और फर्स्ट ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर ये सेकंड पॉइंट पे आप नहीं लिख सकते, आपको फर्स्ट पॉइंट पे ही लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी अपॉर्चुनिटी और ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है। सेकंड कहता है कि अपने जो फर्म्स का ग्लोबल कॉमर्शियल ऑपरेशंस है, ठीक है, उसका स्कोप कितना है, ठीक है, आप कितने लेवल पे काम कर रहे हैं, कितना बड़ा लेवल है, क्योंकि जैसा लेवल वैसा ही कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो उसे डिस्क्राइब करिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट, क्रिएट
फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव किस तरीके से, हम कैसे कस्टमर को फोकस करते हैं या फिर हमारी प्रोडक्ट कैसी है, उसको आप क्रिएट करिए, मतलब कि आप अपना आइडेंटिफाई क्लियर करिए, राइट। इसके बाद यहाँ पे कहता है फोर्थ पॉइंट कि डेवलप करिए एक डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है सर, डिस्टिंक्ट, मतलब कि अपनी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि हम मार्केट में अपने एजेंट को घुसा दें और देखें कि भाई अपने कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटेजी है वही हम फॉलो करने लगे। ठीक है, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अपना प्रोडक्ट अपने तरीके से बेचना है। तो अपनी डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर ग्लोबल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, ग्लोबल कर रहे हैं, तो ग्लोबल बिजनेस के लिए आप अपनी डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, राइट। ओके। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट पूछा जाता है एक सेपरेट क्वेश्चन के हिसाब से, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देखें तो ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में पॉइंट है, राइट। अच्छा, तो कहता है कि वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, सबसे मेन सवाल, ठीक है, कि हमें ग्लोबलाइजेशन करना ही क्यों चाहिए, इंटरनेशनलाइजेशन करना ही क्यों चाहिए। कहता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूइंग पॉलिटिकल व्यूज आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर। देखिए, आप अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी को बरोबर से आप जो है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज कर पा रहे हैं। इवन आप पॉलिटिकल जो आपके चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट के जो इन्फ्लुएंसेस है, उसे अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, राइट। तो ये आपकी निशानी है कि आपको ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन में अगर ये दो चीज़ आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपके चांसेस है कि आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, सबसे ज़्यादा नाम कमाएंगे। अब एग्जांपल वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो सिंपली आपको वही पढ़ा चुकी है, वही आपको जो है रिपीट देखने को मिलेगी। जैसे कि इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि एप्पल और नोकिया, कि एप्पल ने अपनी टेक्नोलॉजी को आपको जो है डे टू डे इन्हें इम्प्रूव कर दिया गया, जबकि नोकिया ने वही बटन वाले फ़ोन कंटिन्यू करे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आज क्या हो रहा है सर, नोकिया का नाम कहीं ना कहीं ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहले उसका शेयर एकदम बड़ा हुआ करता था, बड़ा शेयर, नोकिया मतलब कि बहुत जाइंट कंपनी, लेकिन आज उसका नाम जो है वो ना के बराबर है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, अगर आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अच्छे से कर पा रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आप हो पा रहे हैं मतलब कि आपको ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ रीजंस होते हैं कि कंपनी को यहाँ पे ये ग्लोबलाइजेशन पे जाना चाहिए। तो कहता है सबसे पहला पॉइंट कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना है कि क्या आपको ग्रो नहीं चाहिए। आंसर इज हर एक बिजनेस को आज ग्रो करना है। अब ग्रो करना है मतलब कि ये सीधी सीधी सी बात है, आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि अगर ग्रो करना चाहते हैं तो मतलब कि ग्लोबलाइजेशन भी आप करेंगे, राइट। ये सबसे पहला रीज़न है। इसके बाद सेकंड रीज़न आपके पास में कहता है कि हम रैपिडली ग्रो करना चाहते हैं, इवन जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट हमारे पास में बिजनेसेस वगैरह है, उसे जोड़ना चाहते हैं, राइट। मतलब कि हम हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, इवन दूसरी प्रोडक्ट को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, ये सारे रीजन है कि आप अगर अपनी दो तीन प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसे अच्छे से बेच पाए, आपका सेल बढ़े, तो ये आपका एक रीज़न है कि आपको ग्लोबल पे जाना चाहिए, राइट। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे अगर इसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट मार्क करवाने लायक, डोमेस्टिक मार्केट नो लॉन्गर एडिक्यूट, मतलब कि हमारा जो ये मार्केट है अभी, ठीक है, हमारे लिए एडिक्यूट नहीं है। मतलब कि हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए, राइट। तो यही एक निशानी है कि आपको ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ चार पांच पॉइंट याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट रीजंस, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक और मैं यहाँ पे पॉइंट बता दूँ, ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड कंपनी इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस बेसिकली ये भी कॉन्ग्लोमेरेट की तरह हमें सेपरेट पॉइंट में पढ़ना है, राइट। लेकिन यहाँ पे बता दें स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब यहाँ पे सिंपली क्या कहता है, एक दूसरे से जोड़ना। इतना ही चीज़ याद रखिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए हमें डिफरेंट आपके एक टॉपिक है वहाँ पे पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक अलायंस नेम है, राइट, उसे अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे सारा पॉइंट, लेकिन याद करने के लिए चार पांच पॉइंट याद रख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, राइट। और कैरेक्टरिस्टिक में भी यहाँ पे मार्क कर लीजिए, कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट, यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे अपना जो कहाँ पे गया, रिसोर्सेज, कॉमन पूल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो स्ट्रेटेजी, कॉमन स्ट्रेटेजी मैनेजर, हाँ, ये आप याद रख लीजिए पूरे का पूरा। मैनेजर एंड जो हमारे शेयर होल्डर्स है वगैरह क्या है सर, डिफरेंट नेशन, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट्स।
इसके बाद अगर डेवलप क्यों करनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद यह डेवलप क्यों करनी चाहिए यहाँ पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे कहता है कि डेवलप करना है तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए। उसके क्या स्टेप है, तो कहता है कि इवैल्यूएट करिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, कहता है स्कोप डिसाइड करिए कितना है अपने फर्म का, ठीक है, ग्लोबल कॉमर्शियल के लिए। और आपके पास में इसमें मार्क करने लायक जो है डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी को क्या करिए सर, डेवलप करिए, डेवलप डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी। ओके, चलिए ये पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ये तो ख़त्म हो गया ना। अच्छा, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या कहता है, कहता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट सबसे पहले तो है क्या, तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट्स ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो हमें मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, और वही पॉइंट देखने को मिलेंगे। अगर एक बार आपने मैक्रो माइक्रो वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया एलिमेंट्स वगैरह, तो वही पॉइंट है, इसमें कोई यहाँ पे नया पढ़ाने लायक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सर 10th 11th में आप जो पढ़ते हैं 11th 12th में इकोनॉमिक्स में, वही चीज़ है। आप यहाँ पे देखिए सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक है, एनवायरमेंटल पॉलिटिकल गवर्नमेंटल है, ठीक है, गवर्नमेंटल आपके पास में लीगल टेक्नोलॉजिकल, ये फैक्टर्स है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, मतलब कि अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हो सकता है कि अगर आप इसे अफेक्ट करते और आप इसे चेंज नहीं कर पाए, इसके हिसाब से आप सही से चल नहीं पाए, तो ये आपके लिए एक हो सकता है कि एक लिमिटेशन भी बन जाए, ठीक है, और ये लिमिटलेस होता है, राइट, आपके पास में अफेक्ट आपको देखने को मिलता ही मिलता है, और आपको इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर ये चीज़ कॉम्प्लेक्स बन जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फैक्टर इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल सकती है, राइट। तो हमारे पास में प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट होना ज़रूरी नहीं है, राइट, मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीपल, क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन है, मतलब कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट के काम कर रहे हैं, राइट, तो मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी। अब यहाँ पे कहता है कि सर यहाँ पे जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, मतलब कि जो हमें अफेक्टेड फैक्टर है, ठीक है, उसके 3 लेवल होते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहा जाए तो 3 लेवल आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के, ठीक है, मतलब कि इन फैक्टर्स को 3 लेवल पे बांट दिया गया है। सबसे पहला कहता है कि मल्टी नेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसके बाद कहता है रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, और तीसरा कहता है कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर वो एग्जांपल भी आपको दे चुका हूँ, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट आप कंट्रीज़ में अपना बिजनेस चल रहा है, मल्टीनेशनल, राइट, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बिजनेस चलाया जा रहा है, तो उस एनवायरनमेंट मतलब कि उस कंट्री के हिसाब से आपको लॉ एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आप यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं और इंडिया के अंदर, तो दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, और वही आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो ये वही एग्जांपल था कि मल्टीनेशनल जो आपके पास में एनवायरनमेंट है, उसे एनालाइज करना पड़ेगा, राइट, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंटिसिपेटिंग ये इन्वॉल्व करता है। मल्टीनेशनल मतलब कि ये चीज़ें जहाँ पे आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फीस क्या है, इंटरवेंशन क्या है, राइट, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके बाद रीजनल एनवायरनमेंट एनालिसिस की बात करें, तो सीधी सी बात है, रीजनल जैसा नाम है, रीजनल रीजनल के मतलब के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट ऐसी कोई है, हमें रीजनल देखना पड़ता है। सीधी सी बात है कि हमारे प्रोडक्ट को हिसाब से हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या वो प्रोडक्ट उस एरिया के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा पॉइंट होता है रीजनल, राइट, कि हमारी प्रोडक्ट उनके रीजनल के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो प्रोडक्ट में यहाँ पे उस एरिया को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो रीजनल के हिसाब से तो आपको समझ में आता ही है कि ये चीज़ आपको उसमें क्या ही डिफरेंट पॉइंट बताने का, राइट, कि एरिया को हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से कैसा चल रहा है, ठीक है। और कंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस, सीधी सी बात है, जिस भी कंट्री में आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। अब कोई चीज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एसी वगैरह बेचते हैं, ठीक है, एसी, तो दूसरी कंट्री फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं कनाडा में, तो कनाडा में ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या एसी चलेगा, क्या एसी हमारा चलेगा, आंसर इज़ नो, क्योंकि वहाँ पे वगैरह हीटर वगैरह हमें बेचना पड़ता है। तो
ये चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है कंट्री वाइज़, उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है? इवन ये तो मैंने सिंपली एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया। यहाँ पे आपको देखना मिलता है कि स्टडी क्या है, इकोनॉमिक उसका क्या चल रहा है, ऐसी का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया। लीगल उनकी हमारे और उनके लीगल रूल में क्या डिफ़रेंस है, ठीक है? इनकी पॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही है, कल्चर कैसा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है? और यही चीज़ देखेंगे तभी तो सक्सेस हो पाएँगे। राइट? तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 3 लेवल होते हैं एनालिसिस के, मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट, रीजनल एनवायरनमेंट और कंट्री वाइज़ आपके पास में एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये 3 लेवल को आपको एनालिसिस करना पड़ता है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनलाइज़ेशन एनवायरनमेंट को एनालाइज़ करने के लिए, ठीक है? असेसमेंट करने के लिए कितने लेवल है और उसे एक्सप्लेन करिए। तो 3 लेवल है और 3 लेवल को आप छोटे-मोटे 1-2 पॉइंट से एक्सप्लेन करके आएँगे, राइट? ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये आपका पूरे का पूरा इतने तक का जो टॉपिक है, वो आपका 11-12 का इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इवन आप फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ के आते हैं और फाउंडेशन नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है, तो डायरेक्ट एंट्री में आप बीकॉम लेवल पे वहीं पे पढ़ के आते हैं, राइट? यहाँ पे कोई चीज़ नई नहीं है, राइट? इसके बाद यहाँ पे आपके नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको जो है पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको वैसे भी पता होते हैं, राइट? लेकिन अब ये आपका इंटर लेवल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक का मैंने कहा जो आपका था वो 11-12 वाला टॉपिक था, फाउंडेशन लेवल वाला टॉपिक था, ठीक है? यहाँ पे नोट्स का मैंने एक पेज भी ऐड कर दिया, आप कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको सही लगे। और यहाँ पे इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटर लेवल का यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट?